हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज यूनिट नंबर 3 चल रही है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने बस फेज इक्विलिब्रियम में अभी इंट्रोडक्शन ही देखा था कि फेज इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है फेज इक्विलिब्रियम में। तो जो फेज इक्विलिब्रियम था उसमें मैंने बताया था कि जो अलग अलग फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स होता है ये क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम में कितने फेज इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, या किसी भी सिस्टम में कितने आपके फेजेस हैं, जितने भी आपके फेजेस होंगे वो बताएगा कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये क्या बताएगा आपको, कंपोजिशन कैसी है, सिस्टम की कंपोजिशन के बारे में कौन बताता है, कंपोनेंट्स। कौन क्या बताता है, ये सिस्टम्स कंपोजिशन बताता है। और क्या बताता है, ये बताता है आपका या तो सिस्टम की कंपोजिशन कह लो, या इसी का ही दूसरा नाम है क्या, ऑल द फेजेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। अभी मैं रफली समझा रही हूँ। ये क्या बताता है आपको, किसी भी सिस्टम की कंपोजिशन बताएगा, या उस सिस्टम में जितने भी आपके फेजेस प्रेजेंट है उनका नंबर बताएगा टोटल, कि कितने फेज प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, ये कौन बताता है, कंपोनेंट्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगी, टेंशन मत लो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = S-R। ठीक है, जहाँ पर आपका जो C है ये तो होगा आपका कंपोनेंट्स। ठीक है, और जो S है ये होगा आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और जो R है आपका ये क्या होगा आपका, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन। अभी मैं प्रॉपर लिखाऊंगी आपको, कोई भी कंडीशन होगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी सिस्टम के लिए निकालते हैं कि उसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं या उसकी कंपोजिशन कैसी है। तो कंपोनेंट्स क्या बताता है आपको, फेजेस के बारे में, या उसके क्या बोलेंगे, सिस्टम्स कंपोजिशन, उस सिस्टम की कंपोजिशन कैसी है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स हो जाता है ये। फॉर एग्जांपल अगर वाटर सिस्टम के लिए लिया जाए, वाटर सिस्टम के लिए तो आपको पता है वाटर 3 फेज में होता है, आइस वाटर, और क्या होता है आपका, वेपर। ठीक है, यही तो होता है आपका वाटर, इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इसके लिए निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, C = S-R। तो आपको पता है ये कंपोनेंट्स, ये तो हमें निकालना ही है, इसी से तो हमें पता चलेगा, तो हम C निकाल रहे हैं। S क्या होता है, जितने आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने हैं इसमें, 1 2 तीन हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैं इसकी भी डेफिनेशन लिखाऊंगी, इसकी भी लिखाऊंगी, टेंशन मतलब इसको भी डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, पहले देख लीजिए आज आपको पढ़ना क्या है, एक बार आपको पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किसका यूज़ कहाँ है, तो आप मेन फोकस उस पर ज़्यादा फोकस दे पाओगे। ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम इस पर ध्यान देंगे, कंपोनेंट्स की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इस पर ध्यान देंगे, कोई भी कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं और कंडीशंस का क्या फ़र्क पड़ेगा, और हम इसको कंडीशन को माइनस क्यों करें, तो कंडीशन का भी फ़र्क पड़ता है। देखो अब जैसे C = S-R है, तो C बराबर क्या हो गया आपका S क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितनी हो गई, 1 2 3। ठीक है, अब R क्या है, कोई भी कंडीशन, मैं आपको लिखवाऊंगी अभी, कंडीशन बता देती हूँ, आयंस हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम भी माइनस करेंगे, तो उन सब का -1 करते हैं। R की क्या करेंगे, -1 किसके लिए, फॉर आयन। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, और भी बहुत सारी जो भी कंडीशन होंगी उन सब के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम कितनी है, ये जो साइन आ रही है इक्विलिब्रियम का, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो क्या होगा, -2, एक के लिए एक आता है तो -2। R की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। ठीक है, तो C कितना आ गया, 1। तो जब आपसे पूछा जाता है कि वाटर जो है कौन सा कंपोनेंट है, तो हम पढ़ते हैं ना वाटर को, अभी हम आगे पढ़ेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम, इसमें पढ़ेंगे हम वन कंपोनेंट सिस्टम। तो ये कहाँ से आता है, ये हम इसी से निकालते हैं कि 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अभी आप देखोगे 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो हम ये सब आगे डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में।
तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कंपोनेंट निकालते कैसे हैं, ये पता कैसे चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा कंपाउंड कौन से कंपोनेंट सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ऐसे आप निकालोगे, जिसका कंपोनेंट 1 आ जाता है कंपोनेंट की वैल्यू 1 तो वो 1 कंपोनेंट सिस्टम में है, जिसकी कंपोनेंट की वैल्यू 2 तो वो 2 कंपोनेंट सिस्टम में, जिसकी 3 वो 3 कंपोनेंट सिस्टम में। तो इस तरह आप निकालते हैं कंपोनेंट, ठीक है। क्या निकालते हैं? कंपोनेंट। तो ये सब था आपका आज का जो आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले इतना कवर हो जाता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज, यानी कि मिनिमम नंबर यानी कि वो नंबर कम से कम, ठीक है, यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज, उस केमिकल स्पीसीज का नंबर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी फेज ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है जब वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कितने फेज, यानी कि हर फेज जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या हो रहा है, उसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन किसकी, केमिकल स्पीसीज की, कि कितनी केमिकल स्पीसीज से कंबाइन हो के ये सिस्टम बना है, कितने उसमें फेज हैं, ये सब कौन बताता है? आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? C = S-R। अभी जब आप इसका एग्जांपल देखोगे तब आपको इजी लगने लगेगा। तो C क्या है आपका? कंपोनेंट्स है। S क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल स्पीसीज। अभी नाम लिखा ना, एक तो वर्ड आया है द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, ये द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज जो कि ज़रूरी है किसी भी सिस्टम की। जब वो सिस्टम यानी कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम में कितने, क्या नाम है, कंपोजिशन है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको क्या कौन करता है? डिस्क्राइब कौन करता है? केमिकल स्पीसीज। तो केमिकल स्पीसीज का वो नंबर जो डिस्क्राइब करता है किसी भी सिस्टम की कंपोजिशन को या किसी भी सिस्टम की फेज को, इसे बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। और C = R/S-R, ये इसका फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। इसी से हमें पता चलता है कि कोई भी सिस्टम कितने कंपोनेंट्स का है। आपको पता है C कंपोनेंट्स, S क्या हो गया कॉन्स्टेंट्स या केमिकल स्पीसीज, R क्या है आपका कोई भी कंडीशन। इसलिए मैंने आपको एनी कंडीशन लिख के दिया है। बाकी आपको यही पढ़ने को मिलता है कि रिएक्शन की कंडीशन, लेकिन वो और भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा है एनी कंडीशन। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, आपका कोई भी आयन प्रेजेंट हो सकता है रिएक्शन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सिस्टम, ये मस्ट है आपकी कंडीशन। वहीं पे आप कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या इक्विलिब्रियम तो होगी ही, या फिर रिएक्शन कंडीशन या कोई भी रिएक्शन की कंडीशन। आपको पता है ना, काफ़ी सारी रिएक्शंस एक कंडीशन पे ही होती हैं, ठीक है। यानी कि ये इतने ही टेम्परेचर पे होगा, ये इतने ही प्रेशर पे होगा, यानी कि रिएक्शन तो करते हैं, उसके साथ एक कोई भी कंडीशन अप्लाई करके देते हैं कि इस कंडीशन पर ही एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी कहीं रिएक्शन दी हो कि जिसके साथ कोई कंडीशन भी लगाई हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी 1 माइनस करते हैं, आपको बताया, और इसके लिए 1 माइनस ही करते हैं। अगर आपके आयन प्रेजेंट है कहीं पर किसी रिएक्शन में और आपको C कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ आयन प्रेजेंट हो तो आयन के लिए 1, और अगर आयन के साथ साथ इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है तो 1 तो हो गया आयन्स के लिए और 1 हो गया इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस बार 2 माइनस करोगे। और अगर साथ में रिएक्शन पे कोई कंडीशन भी लगा के दी है तो इस बार आपको 3 माइनस करना है, समझ गए। 1 1 1 1 फॉर ईच, कोई भी कंडीशन हो सकती है, आयंस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम हो सकती है, रिएक्शन की कोई भी कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। तो 1 फॉर ईच हम माइनस करेंगे, यानी कि R की वैल्यू 1 होगी सभी के लिए। अब जो भी कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही होगी किसी भी सिस्टम पर, तो आप उतना ही R की वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आप सीख जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे साथ में आपका कॉन्स्टेंट्स की बारे में भी लिखवा दिया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वर्ड लिया। ये तो कोई भी कंडीशन होगी, R का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं बनती, ये तो एक कोई भी कंडीशन है, और ये आपको कंपोनेंट्स की लिखवा दी गई है। बचता है आपका S यानी कि कॉन्स्टेंट्स। तो साथ ही आपको ये लिखा दिया गया है कि जो स्पेसेस है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्टम, ये आपको पता है केमिकल स्पीसीज है, हमने ऊपर भी लिखा है। तो वो केमिकल स्पीसीज जो क्या हो सकते हैं, किसी भी सिस्टम से सेपरेट भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिस्टम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उन स्पीसीज को, एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम एज वेल एज। और वो क्या करें, सिस्टम में है तो सिस्टम से जैसे हम क्या करेंगे, उन्हें सेपरेट कर देंगे तो वो सिस्टम के बाद भी बनी रहेंगी,
ठीक है, सिस्टम के बाद भी बनी रहेंगी। यहीं से आपका एक क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे, मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी। इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स, क्या इंटरमीडिएट्स भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं? क्या इंटरमीडिएट्स भी कॉन्स्टेंट्स होंगे? ठीक है, ये आप सभी का क्वेश्चन है आज के लिए। क्या इंटरमीडिएट्स भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, यस या नो? ठीक है, ये बताना है आपको, फिर मैं आंसर कल बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हो गए ये कि वो स्पेसेस जिनको क्या कर सके हम, सिस्टम से सेपरेट कर सके, और वो सिस्टम से अलग होने के बाद भी अब क्या रहे, बाहर एग्जिस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि सिस्टम से निकाल दिया तो वो खत्म, स्पेसेस खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम से बाहर भी वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर करो तो वाटर के लिए लेते हैं, तो वाटर के लिए अगर ले तो सॉलिड के लिए आपको पता है सॉलिड फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म हो या गैसेस फॉर्म हो, तीनों के लिए हम तीनों में ही वाटर के लिए फॉर्मूला H2O लिखा जाता है। तो क्या हुआ, ये हो गया सॉलिड, इसी तरह आपका हो गया लिक्विड, और इसी तरह आपका हो जाएगा गैस। ठीक है, यहाँ पर जब आप निकालोगे कंपोनेंट्स कितने हैं, तो कंपोनेंट्स बराबर होता है S माइनस आर। यहाँ पर देखो जरा S कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि आपके केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट है, एक तो ये रही, एक ये, तीन हो गई। ठीक है, तीनों के लिए H2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लगाओगे, तीनों के लिए H2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अगर कोई और हम सिंबल से अगर किसी और थ्रू हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते, तो आप उसको भी तो काउंट करते ना। ये नहीं कि ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, तो तीनों एक ही नहीं। ये क्या है, आपके केमिकल स्पीसीज हैं जो प्रेजेंट हैं आपके रिएक्शन में। तो कितनी स्पीसीज हो गई, 5 2 3। ठीक है, 3, और इनको जब हम सेपरेट भी कर देते हैं तो ये अपने सिस्टम से बाहर प्रेजेंट भी होती हैं। तो ये क्या है, आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं। चलिए आर देखते हैं, आर के लिए क्या है, यहाँ पे कोई आयंस दिख रहा है, नहीं, तो आयंस तो नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम दिख रही है, हाँ इक्विलिब्रियम दिख रही है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है तो इक्विलिब्रियम होगी, साइन तभी तो आएगा तब इक्विलिब्रियम होगी। तो एक तो ये दिख रही है और एक ये, यानी कि यहाँ पर 2 इक्विलिब्रियम है, और एक इक्विलिब्रियम के लिए 1 माइनस करना है, तो 2 के लिए 2, तो आर कितना हो गया 2। तो यहाँ से आपका कंपोनेंट्स कितना आ गया 1, इसीलिए आपका, तो आप लिख सकते हो सो वाटर इज अ क्या हो गया, वाटर के केस में 1 कंपोनेंट सिस्टम। सो वाटर इज अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे। सो वाटर इज अ 1 कंपोनेंट सिस्टम, वाटर कैसा है आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इसी तरह हमें पता चलता है कि कौन सा सिस्टम कितने कंपोनेंट्स का है। ठीक है, और ये 1 कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी बाद, वहाँ से आपके कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। इसको डिटरमाइन करना सीखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ये सीखेंगे आप 2 तरह से वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला तो देख लिया था, लेकिन हमने ये नहीं देखा था डिटरमाइन करना, तो देख लिया था, मतलब फॉर्मूला देख लिया था, बट हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, कितने मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन और फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में जिसमें आयंस नहीं बनेंगे, तो इन सच सिस्टम, इस तरह के सिस्टम में जो वेरियस केमिकल रिएक्शन है टेक प्लेस बिटवीन द स्पेसिस, वहाँ क्या होती है, स्पेसिस के बीच में क्या होती है, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे C बराबर S माइनस आर। और अब आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वेयर C क्या है, चाहे तो लिख लो वेयर C क्या है आपका कंपोनेंट, ये आपको पता ही है। S क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और या केमिकल स्पीसीज बोल सकते हो। R क्या है आपका कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन। अब आपको पता है कंडीशन कौन सी है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं करके बता देती हूँ। जैसे आपका CaCO3 एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये कैसा होता है आपका सॉलिड होता है, ये इक्विलिब्रियम में है आपका CaO के साथ, ये भी आपका सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस आपका क्या बनाता है, ये बनाता है आपका CO2, ये क्या होता है आपका गैसेज होता है। तो इसके लिए जब आप निकालोगे तो यहाँ पर C कितना, आप पहले निकालो S के लिए कितना होगा, केमिकल स्पेसिस देख लो या कांस्टेंट देख लो। केमिकल स्पेसिस कितनी है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर स्पेसिस, केमिकल स्पेसिस, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ लिख लो जाए, मैं लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर स्पेसिस।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या अभी क्या बोला था हमने, केमिकल स्पीसीज, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए, तो एस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 3। आर कितना हो जाएगा, ज़रा देखो, आर को कैलकुलेट करो। आर को तब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर को तब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना है, कोई भी कंडीशन देखो, क्या इसमें आयंस है, नहीं है, कोई भी कंडीशन दी हुई है रिएक्शन के साइड में, नहीं, सिर्फ क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो 1 हो जाएगा, आर के लिए 1 हो जाएगा। सो यहाँ से आप अगर कंपोनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एस माइनस आर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 - 1, तो कितना हो गया 2। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है कैसा है, 2 कंपोनेंट सिस्टम, कैसा है, 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम। और अगर फेज़ की बात करें तो कितने फेज़ हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम फेज़ की बात करें तो फेज़ कितने हो जाएंगे, फेज़ कैलकुलेट करिए, पी रखिए, फेज़ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज़ कितने हो जाएंगे, फेज़ आपको पता है जो फेजेस लगे होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर देखो कितने फेज़ हैं, वाटर में देखो, वाटर के केस में तो हमने अभी वाटर का एग्जांपल देखा था, आइस वाटर वेपर वाला, ठीक है, या हमने इसको अभी के लिए हमने इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस भी बोला था, कैसे भी बोल दो, तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज आ रहे हैं। तो फेज कितने होंगे, 3 1 2 3, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तीनों अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो कितने फेज थे वहाँ पे, वाटर के सिस्टम में आप लिख लीजिएगा, वाटर के सिस्टम में कितने फेज है, 3। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के सिस्टम में कितने फेज हो जाएंगे, जरा बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट के, यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अलग सॉलिड है, ये एक अलग सॉलिड है, ये गैस है। तो 1 2 3 फेज कितने हो गए, 3। कितने फेज हो जाएंगे इसके केस में, 3। आपको पता है ना, गैसों ये सॉलिड तो डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो 2 फेज तो ये हो गए और एक ये। और आपको पता है सॉलिड का चाहे कितने भी सॉलिड हो, क्या होंगे आपके, अलग ही फेज दिखाते हैं, ठीक है। 2 सॉलिड को जब आप मिक्स करोगे तो दोनों अलग अलग सॉलिड तो होंगे, तो यहाँ पर फेज कितना हो गया, 3। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में वेरिएशन होगा बस, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है, ठीक है। इन सच सिस्टम, ये इस तरह ये फॉर्मूला होगा, क्या क्या सिंबल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपने सीख लिया है। अभी ना दूसरा मेथड करने से पहले मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको करा देना चाहती हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं NH4Cl से, ठीक है। ये आपका पता है सॉलिड होता है, NH4Cl नौसादर होता है, ठीक है, कॉमन नेम है इसका NH4Cl सॉलिड। ये बनाता है आपका NH3 यानी कि गैस, और प्लस HCl, ये भी क्या बनाता है आपका गैस। जब आप इसके लिए क्या निकालोगे, S की वैल्यू निकालोगे, यानी कि सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की निकालोगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, यहाँ सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोई आयन है, नहीं है, कोई भी कंडीशन गिवन है, नहीं, सिर्फ क्या है, इक्विलिब्रियम, तो आर 1 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, S माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1, तो कंपोनेंट कितना आ गया, 2। सो ये कैसा है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम, कैसा है 2 कंपोनेंट सिस्टम। आप इस तरह से बता सकते हो कि कौन कैसे कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। ये कैसा है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसमें फेज निकालने के लिए दे, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी कैलकुलेट करेंगे, इसमें फेज देखेंगे, तो अगर फेज निकालें तो फेज कितना हो जाएगा इसमें, ज़रा देखो, ये देखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, गैस है। आपको पता है 2 गैस क्या होंगी, 2 गैसेस क्या होंगी, मिसिबल है, तो उनके लिए क्या होता है, फेज 1 ही होता है। एक जैसी तो दिखेंगी गैसेज हैं, इस साइड तो गैसेज हैं, एक जैसी दिखेंगी, तो 1 फेज तो ये हो गया, दोनों मिलके 1 है इस बार, और एक सॉलिड है, तो इस बार फेज कितने हुए, 2। सॉलिड का अलग फेज होगा, जबकि गैसेस का तो एक ही होगा ना, गैसेस आपस में मिल जाएंगे, तो फेज कितना हो जाएगा इस बार, 2। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फेजेस भी साथ में निकालना बता रही हूँ, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं सेकेंड टाइप पर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका सेकेंड डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में सेकंड टाइप है आपका फॉर इलेक्ट्रोलिटिक स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक स्पीसीज के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। कंपोनेंट
तो आप देखो इफ आयंस आर ऑल्सो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस भी आ जाएंगे, आयंस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस नहीं थे, इसमें आयंस भी जनरेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इफ आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिस्टम देन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी इज 1, यानी कि अब इसमें क्या है, आपके सिस्टम में आयंस भी आ गए, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी वाली कंडीशन आ जाएगी, तो उसके लिए क्या होगा, 1 हो जाएगी उसकी कंडीशन, ठीक है। आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं स्पीसीज को, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी होगी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, तभी आपकी वैल्यू 1 रखी जाएगी। सो कंपोनेंट्स की वैल्यू इस बार कैसे कैलकुलेट होगी, C इज इक्वल टू S माइनस R प्लस 1, ये पर्टिकुलर आपकी बुक में दिया है ऐसे फॉर्मूला। बाकी आप चाहें तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि C इज इक्वल टू S माइनस R है, यही फॉर्मूला काफ़ी होता है, ठीक है। आप क्या करते रहो, R के लिए R की कंडीशन की वैल्यू पुट करते रहो। अगर क्या है ओनली इक्विलिब्रियम है तो सिर्फ क्या करो, इक्विलिब्रियम, अगर ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो माइनस S माइनस 1 कर दो। इक्विलिब्रियम के साथ साथ प्लस आयंस वाली कंडीशन भी है, तो अब क्या करो, इस बार क्या करो, -2 कर दो। और अगर इसके साथ साथ कोई भी एनी रिएक्शन कंडीशन भी है, ठीक है, रिएक्शन की कोई कंडीशन भी आ रही है तो उसके साथ -3 करते रहो, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसे, ये की तो बात है, देखो पहले R क्या था, ओनली इक्विलिब्रियम के लिए 1 था, फिर आयन भी आया तो आपने क्या किया, R में +1 कर दिया, यही तो फॉर्मूला था। अब कोई रिएक्शन की कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, R में +2 कर दोगे, ठीक है, यही तो बात है। तो उसी बात को उन्होंने एक फॉर्मूले, इस प्रॉपर फॉर्मूला बना के लिख दिया R+1, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप चाहे तो ऐसे ही कर लो, जितनी आपकी कंडीशन बढ़ती जाती है आप उस R की वैल्यू इंक्रीज करते रहिए, ठीक है। 1 ही आएगा और सबके लिए। चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल पे, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू S माइनस R प्लस 1, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज NaCl प्लस KBr प्लस वाटर, ये आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले NaCl ब्रेक होगा, इसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है, डिसोसिएशन किया है आपने इसका। तो जो NaCl है ये किस में ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। KBr किस में डिसोशिएट होगा, K प्लस प्लस Br माइनस में, ठीक है, ये हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर के जो डिसोसिएशन है उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वाटर का डिसोसिएशन नहीं ले रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये Na प्लस है ये इसके Br माइनस से जाएगा, आयंस बन गए हैं, आपको पता है वाटर में जब ये डिजोल्व होंगे आयंस बनेंगे तो अपोजिट आयन क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से Na प्लस प्लस Br माइनस ने क्या बनाया, NaBr बना लिया, ठीक है। और K प्लस और Cl माइनस ने क्या बना लिया, KCl बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप अगर देखोगे इसमें कि S की वैल्यू कितनी है, यहाँ से जब आप S की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे इस बार तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो NaCl है, एक हो गया कंपोनेंट, सॉरी एक हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, S तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना, कंपोनेंट्स तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एक की हो गया, अभी रुक जाओ आयंस को बाद में देखेंगे, एक ही हो गया KBr, ठीक है, एक NaBr, ये अलग है, देखो NaCl है, ये KBr है, 2 हो गई, एक NaBr है, अलग अलग है, सेम को नहीं लेते हैं, आपको पता है सेम को 1 नहीं लेते हैं, एक KCl यानी कि 4 हो गए, ठीक है। चलिए Na हो गया 5 और एक हो गया Cl 6 और ये हो गया 7 और ये 8, और यहाँ पर देखें तो Na है, Br भी आ चुका, K भी आ चुका और Cl भी, तो ये रिपीट हो रहे हैं, ये वाले सारे रिपीट हो रहे हैं, ये और ये सेम है, तो बस इनको 4 ही कंसीडर करेंगे एक ही बार, 4 ये और 1 2 3 4, 1 देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 बस, और ये चारों तो यहाँ पे आ रहे हैं तो 8 हो गया, और प्लस अपनी वाटर भी तो है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इक्विलिब्रियम भी है और आयंस भी है, इक्विलिब्रियम कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं आपके पास इक्विलिब्रियम 4, और 1 क्या हो गया आपका आयंस के लिए, तो R कितना आ गया इस बार 5, कितना आ गया 1 2 3 4, और एक हो गया आपका आयंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सो आप कंपोनेंट कैसे निकालोगे, C इज इक्वल्स टू S माइनस R, सॉरी यहाँ पर R के रख रहे हो आप, 4 ही रखो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है, तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको R ही रहने दो, ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगी, आपने इसको R ही रहने दो, ठीक है, ऐसे आप गड़बड़ कर लोगे क्योंकि वहाँ पे भी +1 कर दोगे और यहाँ पे भी आप क्या करोगे आयन से कन्फ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे करो R, ठीक है। यहाँ पे देखो R कितने हो गए 1 2 3 4, 4 इक्विलिब्रियम और 1 4 आयन, तो 5, तो अब इस बार क्या हो गया 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4,
9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4, ठीक है। 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ गया 4, मैं इधर लिख देती हूँ। सी कितना आ गया आपका 4, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट है, ये कैसा सिस्टम है आपका 4 कंपोनेंट सिस्टम, 4 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, 4 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये था आपका डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए मेथड, ठीक है। दोनों ही सेम थे लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग कैलकुलेट किया। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में S माइनस आर सिर्फ एक ही बार होगा, इक्विलिब्रियम ही होगी, वहाँ पे आयंस नहीं होंगे। इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस भी होंगे तो क्या होगा आपका R में एक वैल्यू +1 हो जाएगी। 1 2 3 4 थे लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका 5 हो गया, तो आपका कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो ये कैसा सिस्टम है आपका 4 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल करिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी करिएगा, अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए बस आपका टॉपिक ये, आपका लेक्चर खत्म ही हो रहा है, बस 1 मिनट और आपका, जो आपने भी देखा C इज इक्वल्स टू S माइनस आर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अब क्या होता है, क्या सभी सिस्टम में हमेशा इक्विलिब्रियम जनरेट होगी? नहीं, तो कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो केमिकली क्या होंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आप लिख सकते हो सम गैसेस, इफ सम गैसेस डू नॉट कंबाइन केमिकली, कुछ गैसेस क्या होती हैं केमिकली कंबाइन नहीं करती हैं, सो देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट। सो वहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट नहीं होगी। जब कुछ गैसेस आपकी केमिकली रिएक्ट ही नहीं कर रही है, केमिकली कंबाइन ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम ही प्रेजेंट नहीं होगी। केमिकली जब रिएक्शन होगी तभी तो इक्विलिब्रियम बनती है ना, लेकिन यहाँ जब ये केमिकली आपकी कंबाइन ही नहीं हो रही है तो कोई रिएक्शन ही नहीं, सॉरी कोई इक्विलिब्रियम नहीं प्रेजेंट होगी। जब कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं होगी देन आपका आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या है आपका, एक कोई भी कंडीशन है, ठीक है, गैसेज है, आयंस तो होंगे नहीं, तो आयनिक वाली कंडीशन भी हट गई, ठीक है। बस वहाँ पर क्या है, वो केमिकली क्या कर रही है, कंबाइन भी नहीं कर रही, तो आर कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम बन नहीं रहा, तो आर 0 हो गया। सो यहाँ से आपका सी की वैल्यू क्या आएगी, S माइनस 0 से C इज इक्वल्स टू आ गया S। तो एक कंडीशन तो ये बनती है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था अगर ये वाली कंडीशन आई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कुछ भी आपकी आर की वैल्यू है, इफ आर हैज सम वैल्यू का मतलब है 1 2 कुछ भी वैल्यू हो, सम वैल्यू, देन आपका क्या हो जाएगा, देन आपका सी क्या आ जाएगा, S माइनस आर से जब कुछ वैल्यू है इसकी, कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी, ठीक है, S में से माइनस हो रही है। अब आप देखो ये कोई वैल्यू है, मान लो ये आपकी है 4, ठीक है, R की मान लो 2 हुई, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ गया आपका, कंपोनेंट कितना आ गया 2, यानी कि C की वैल्यू क्या है, देखो C की वैल्यू आ गई 2 और जबकि S की कितनी थी 4। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमेशा क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी आपकी, बड़ी होगी S से, देन C हमेशा क्या होगा, S से बड़ा होगा, क्योंकि S में से कुछ माइनस कर रहे हो, ठीक है, S में से कुछ माइनस करके C की वैल्यू आ रही है, तो हमेशा क्या होगा C। और अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इफ वी हम क्या करें, एक मिनट को, अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका इफ वी कंबाइन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, 1 और 2 को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, सो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो आप क्या करोगे, इक्वल और ग्रेटर इस तरह लिख सकते हो ना। तो कई बार अगर ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर R 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे, ये हो गया, लेकिन R की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो हमेशा C और S में जब आप रिलेशन निकालोगे, जबकि R की कुछ वैल्यू दी है तो हमेशा क्या होगा, S बड़ा होगा, क्योंकि S में से कुछ माइनस करके ही C आता है। और दोनों कंडीशन को लगाओगे तो ये वाली कंडीशन होती है। आपको ऑप्शन में ऐसे दे सकता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये भी होगा, एक ये दे सकता है, ठीक है, एक इस तरह से दे सकता है,
और एक इस तरह से। तो अब बताओ कौन सी करेक्ट है। चारों ऑप्शन में आपको तब सेम से लगेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला करेक्ट है। हमेशा एस क्या होगा, सी या तो एस के बराबर होगा या एस से छोटा होगा हमेशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट आ गया तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना देखेंगे, ठीक है। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।